तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जहां अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, वहीं कृषि के क्षेत्र में भी अपना विशेष महत्व रखते हैं। पूर्वांचल राज्यों में होने वाली अलग अलग किस्मों की फसलें अगर आप तक एक ही कार्यक्रम के जरिए पहुंचे तो उस कार्यक्रम का नाम है बढ़ते कदम। दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों के भोजन में मक्का और गेहूं का इस्तेमाल अलग अलग तरह से होता है। 89 देशों में लगभग 2,500 करोड़ लोग भोजन में गेहूं को रोटी, चपाती या ब्रेड के रूप में उपयोग करते हैं और 90 करोड़ लोगों की मुख्य भोजन के रूप में मक्का पहली पसंद है। मक्का की खेती लगभग 19 करोड़ 7 लाख हेक्टेयर भूमि पर की जाती है, तो वहीं गेहूं की फसल 22 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर उगाई जाती है। इन दोनों फसलों को मिलाकर दुनिया में कुल वार्षिक उत्पादन लगभग 20,000 करोड़ मीट्रिक टन है। आजकल असम में मक्का की खेती को काफी महत्व दिया जा रहा है। पहले इसकी खेती खास तौर पर केवल हमारे भोजन में खाद्य सामग्री के रूप में ही की जाती थी, लेकिन आजकल इसका उपयोग मुर्गी के दाने और मवेशियों के चारे के रूप में बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। दरअसल कहा जाए तो फीड उद्योग में इसका उपयोग कच्चे माल के रूप में अधिक हो रहा है, इसीलिए इसकी मांग में काफी तेजी आई है। हाल में मक्का की फसल देश में 50,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर उगाई जा रही है। राज्य में 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक मक्का का उत्पादन होता है, जिसमें यहाँ 2,911 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मक्का का उत्पादन होता है। आज भारत के अधिकतर राज्य धीरे धीरे पारंपरिक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को छोड़कर उद्योग और सेवा उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जहां तक असम की अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि पर निर्भर है। असम में खाद्य फसलों और नकदी फसलों जैसे फलों और सब्जियों दोनों प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। असम में मक्का की खेती में साल दर साल वृद्धि हो रही है। मक्का की खेती अब तक जितने क्षेत्र पर हो रही थी, उसमें 52% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे 600% तक उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है और 2007-8 से 2014-15 तक 7 वर्षों में पैदावार में 360% की वृद्धि दर्ज की गई है। किसी भी विशेष क्षेत्र में खेती के तरीके में पर्यावरण, संसाधनों की उपलब्धता, खेती की प्रक्रिया में आसानी और होने वाले लाभ के कारण धीरे धीरे बदलाव होता है। इन्हीं सब कारकों के आधार पर असम में भी पिछले कुछ वर्षों में खेती के तरीके में बदलाव आया है। उदाहरण के तौर पर राज्य में जिन स्थानों पर पहले समर राइस की पैदावार हो रही थी, वहां आज मक्का की खेती की जा रही है। खरीफ में पैदा होने वाली मक्का भी आजकल बहुत लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि इसमें दूसरी बड़ी फसलों की तुलना में पानी की कम आवश्यकता होती है। कई स्थानों पर किसान सरसों और फिर रबी मक्का के बाद खरीफ मक्का की खेती भी कर रहे हैं।
इस प्रकार आज के परिदृश्य में असम में चावल की फसल प्रणाली के स्थान पर मक्का की खेती पर अधिक जोर दे रहे हैं। भूमि की स्थिति के अनुसार मक्का की खेती केवल चावल की पैदावार वाली निचली भूमि के बजाय उच्च भूमि से मध्यम उच्च भूमि में की जाती है। हालांकि अब मक्का की कुछ अधिक उपज वाली किस्में भी पेश की गई हैं। इनमें प्रमुख किस्में हैं DKC सीरीज, ज्वाले, कवारी, हिशेल और PAC सीरीज। मक्का की कटाई के दौरान और बाद में भी पर्याप्त देखभाल की आवश्यकता होती है। एक बारिश के बाद तुरंत कटाई नहीं की जानी चाहिए। मक्का को छीलने या भंडारण करने से पहले मक्का के दानों को पूरी तरह से धूप में सुखाया जाना चाहिए। मक्का के दानों को जहां तक संभव हो साफ करके रखा जाना चाहिए। मक्का को सड़ने से बचाने के लिए तिरपाल या फिर सीमेंट के फर्श पर सुखाया जा सकता है। भंडारण के दौरान मक्का के दानों को साफ और सूखा रखना चाहिए। मक्का के दानों का 2 वर्ष तक भंडारण किया जा सकता है। इस दौरान इसकी गुणवत्ता और मात्रा में कोई कमी नहीं आती है। हालांकि बहुत से किसान मक्का की कटाई के फौरन बाद अपनी फसल बेच देते हैं। परंपरागत रूप से किसान मक्का को अपने घर की छतों पर भंडारित करते हैं, लेकिन बाजार भाव जब तक अनुकूल ना हो तब तक मक्का को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण के तरीकों में सुधार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार मक्का की फसल किसान के लिए बीमा से कम नहीं है। वो जब चाहें जरूरत पड़ने पर इसे बेच सकते हैं। अगर मक्का की पैदावार में वृद्धि की जाए तो ये राज्य की अर्थव्यवस्था को तेज गति दे सकती है। आज मक्का का उद्योगों में प्रयोग होने से असम के किसानों की मदद हो रही है। असम में जो मक्का खेती बहुत पॉपुलर हो रहा है, लगभग 2017-18 में जितना था अभी तो बहुत बढ़ गया। 2017-18 में हमका लगभग 31,000 हेक्टेयर खेत किया था मक्का खेती। बाद में अभी 2020-21 का हम लोग का जो टारगेट है उसका मोर देन 50,000 हेक्टेयर। और उम्मीद करता हूँ हम लोग का जो प्रोडक्टिविटी है उसका प्रोडक्टिविटी ग्रेजुअली इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ एडॉप्शन ऑफ हायरलिंग वेराइटीज ऑफ मेज। हम लोग का डिफरेंट स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में कोर्स सीरियल्स का जो एरिया बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कोशिश है उसी का हम लोग का खेत जो जितना हम लोग का जो कृषक परिवार है उन लोग दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट इन कल्टिवेशन ऑफ द मेज। असम का जो खेत है पैडी के बाद क्या करना है, पैडी के बाद ओटू मक्का भी कर रहा है। वो पाल्स के एक साथ इंटरक्रॉपिंग में पाल्स के साथ ओटू मक्का खेती कर रहा है, मक्का के साथ वेजिटेबल भी कर रहा है। हम लोग का जो फार्मर्स है, फार्मर्स का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत होता है इसमें। 5-6 साल पहले ये मक्का खेती का इतना पॉपुलरिटी नहीं हुआ था। उसको वो अपना ज़मीन में एक बीघा 2 बीघा में वो 1 कट्ठा में खेती कर रहा था। प्रेजेंटली वो तो लार्ज स्केल में खेती लोग जितना फार्मर्स है लार्ज स्केल में उसको करके उन लोग का इकोनॉमिक बढ़ रहा है, उनका इनकम भी ज़्यादा हो रहा है। गेहूं एक प्रकार की घास है, अनाज के रूप में जिसकी खेती सारी दुनिया में की जाती है। वनस्पति रूप से गेहूं का दाना एक फल होता है जिसे कैरियोप्सिस कहा जाता है। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि गेहूं की खेती 9600 ईसा पूर्व में दक्षिणी लेवंत नामक क्षेत्र में की गई थी। भारत में गेहूं की शुरुआत लगभग 6500 वर्ष ईसा पूर्व में हुई और बाद में पूरे एशिया और यूरोप तक फैल गई। गेहूं कार्बोहाइड्रेट का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और पूरी दुनिया की आबादी के लिए वनस्पति प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है। गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 13% होती है, जो दूसरे अनाजों की तुलना में अधिक है। जब इसे संपूर्ण अनाज के तौर पर खाया जाता है तो इससे कई पोषक तत्वों और आहार फाइबर की पूर्ति होती है। असम में गेहूं का उत्पादन
प्रति वर्ष लगभग 30,000 टन है, जो कि चावल की तुलना में कम है। इसका कारण ये है कि यहाँ गेहूं की तुलना में चावल अधिक पसंद किया जाता है। इसके अलावा यहाँ जलवायु भी चावल के लिए अधिक उपयुक्त है। हालांकि असम के कुछ स्थानों पर गेहूं की खेती में धीरे धीरे और लगातार वृद्धि हो रही है। गेहूं की अधिकतर खेती पश्चिमी असम के 3 जिलों बोरपेटा, बोंगई गांव, धुबरी और मध्य असम के एक जिले मोरी गांव में की जाती है। इन 4 जिलों में गेहूं की खेती निश्चित रूप से असम के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। गेहूं की बुआई से लेकर फसल तैयार होने में लगभग 110 से 130 दिन का समय लगता है, जो कि बीज की गुणवत्ता, जलवायु परिस्थितियां और मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करता है। अच्छे फसल प्रबंधन के लिए जरूरी है कि किसानों को बढ़ते हुए पौधों के विकास के हर एक चरण की अच्छी समझ होनी चाहिए। किसानों को पता होना चाहिए कि कब अंतिम पत्ती दिखाई देती है और कीटों के हमले को रोकने और अच्छी उपज सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार देखभाल की जानी है। असम में धान खेती मेजर खेत है। 80% ऑफ द लैंड ऑक्युपाइड बाय paddy and rest followed by oilseed and pulse and oilseed followed by maize, and after that it comes to wheat. Soil condition in Assam वो wheat के लिए बहुत अच्छा है। wheat का जो पोटेंशियलिटी असम में है, पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी जितने हैं उसको असम में बहुत है। तो कर सकता है, उसको बढ़िया अच्छा प्रोडक्शन होता है। विदाउट इरिगेशन भी ये कर सकता है। व्हीट असम में 30 से लास्ट ईयर तो 25,000 दिस ईयर हम लोग का टारगेट है 30 to 31,000 हेक्टर। आज अर्धबोनी किस्मों के आने से गेहूं की पैदावार बहुत बढ़ गई है। भारत जैसे विकासशील देशों में और असम जैसे स्थानों पर प्रति व्यक्ति गेहूं की खपत में बढ़ोतरी हो रही है और ये समृद्धि की भी निशानी है। इन सब बातों के मद्देनजर असम में भी गेहूं की फसल में वृद्धि होनी आवश्यक है और सरकार भी आज गेहूं की उपज बढ़ाने पर जोर दे रही है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दुनिया में लोगों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में गेहूं जैसे दूसरे अनाजों के साथ साथ चावल की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है। चावल एक उष्णकटिबंधीय जलवायु फसल है जो समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। आर्द्र परिस्थितियों में धान की खेती समशीतोष्ण जलवायु में भी की जा सकती है। अगर सिंचाई की सुविधाएं पर्याप्त हों, तब भी धान की खेती के लिए पर्याप्त वर्षा का होना अनिवार्य है। इसमें 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ तेज धूप की भी आवश्यकता होती है। चावल की खेती हर प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, पर आवश्यक है कि बुआई से पहले खेत को आमतौर पर अच्छी तरह से जोता जाना चाहिए और साथ ही समतल किया जाना चाहिए, क्योंकि खेत अगर समतल नहीं है तो वहाँ पानी जमा होने से आवश्यकता से लगभग 10% अधिक पानी का उपभोग होगा। मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में जहाँ समतल भूमि और घाटियाँ हैं, तो वहीं ऊंचे नीचे पठार भी हैं और इस तरह की भूमि 100 मीटर की ऊंचाई से लेकर 1400 मीटर की ऊंचाई तक हो सकती है। वैसे पहाड़ों के आधार पर जो समतल भूमि होती है
वहाँ धान की खेती अच्छी तरह की जा सकती है। मेघालय की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान है, इसीलिए कृषि ही राज्य की अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाती है। दूसरे उत्तर पूर्वी राज्यों की तरह ही मेघालय के लोगों की पहली पसंद चावल ही है। सभी खाद्यान्नों में चावल मुख्य फसल है और ये कुल खेती वाले क्षेत्र का लगभग 42.42% है। पहाड़ी राज्य होने के कारण मेघालय में कई पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, इसीलिए यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र में बहुत कम तलहटी की मैदानी भूमि और घाटियां हैं, यानी 10% से भी कम। इसलिए चावल यहाँ 3 तरह की भिन्न भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों में उगाया जाता है, जैसे कम ऊंचाई वाली भूमि, बारिश वाली भूमि और झूम भूमि। हमने मेघालय के पश्चिमी भाग वाली गारो पहाड़ियों का दौरा किया, जहां हमने चावल की खेती तलहटी के साथ साथ घाटियों में भी होती देखी। पश्चिमी गारो पहाड़ियों में चावल की खेती लगभग 46,620 हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती है। अगर पूरे राज्य की बात की जाए तो मेघालय में चावल की खेती का कुल क्षेत्र 1,04,800 हेक्टेयर है, जबकि राज्य का कुल फसली क्षेत्र 2,76,932 हेक्टेयर है। राज्य में सालाना 1,35,000 मीट्रिक टन चावल का उत्पादन होता है। मेघालय में लोगों के पोषण का मुख्य स्रोत चावल है और ये खाद्य सुरक्षा के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। मेघालय में धान की खेती मूल रूप से मॉनसून पर आधारित है। आमतौर पर भारत के दूसरे क्षेत्रों में चावल की खेती पूरे साल की जाती है और किसान साल में 2 या 3 बार चावल की फसल उगाते हैं। लेकिन मेघालय में मोनो फसल प्रचलित है और किसान पूरे साल में केवल एक बार ही धान की खेती करते हैं। इसका कारण ये है कि वर्ष के अंतिम 2 महीनों के दौरान तापमान नीचे आ जाता है और अगले वर्ष के शुरुआती महीने में बहुत ठंड होती है। कुछ निचले क्षेत्रों में असम की सीमा से लगे क्षेत्रों में शीतकालीन चावल की किस्मों की खेती की जाती है। धान की पानी वाली खेती की प्रणाली के लिए खेत को 5 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक पानी से भरा होना चाहिए। बुआई से पहले खेत का समतल किया जाना बहुत आवश्यक होता है, ताकि पानी समान रूप से खेत के हर भाग में पहुंच सके। मेघालय के किसान खरीफ से पहले या फिर सर्दी के मौसम में चावल की खेती करते हैं, जिसे वो मई, जून और जुलाई में लगाते हैं। बुआई का समय वर्षा और मौसम पर निर्भर करता है, इसलिए सही समय का निर्धारण मौसम की स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर हो सकता है। ये दरअसल धान की कम अवधि वाली फसलें हैं, जो 90 से 110 दिनों के अंदर पककर तैयार हो जाती हैं। फसल को दोबारा बोने से तेज धूप में फसलें लगातार और जल्दी बढ़ती हैं। जल्द ही पौधों का रंग हरे से सुनहरा पीला हो जाता है। आमतौर पर फसल की कटाई सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में की जाती है। समय के साथ खेतों में पानी का स्तर कम होना शुरू हो जाता है और कटाई का समय आने तक खेत में फसल सूख जाती है। पारंपरिक तरीके से धान की खेती रोपाई विधि से ही की जाती है। ये विधि आमतौर पर उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, साथ ही वर्षा भी पर्याप्त होती है। फसल बोने से पहले नर्सरी में बीज रोपाई के लिए तैयार किए जाते हैं। बुआई से 4 या 5 हफ्ते पहले रोपे गए पौधों को उखाड़ लिया जाता है और दोबारा रोपने के लिए खेतों में ले जाया जाता है। पहले से ही तैयार किए गए खेतों में किसान इन पौधों को अपने हाथों से लगाते हैं, जिसे धान की रोपाई करना कहते हैं। इन पौधों के बीच में
थोड़ी जगह छोड़नी जरूरी होती है। इस पूरी विधि में हाथों का ही इस्तेमाल होता है। हालांकि ये काम काफी मेहनत वाला होता है। जब हमने पश्चिमी गारो हिल्स जिले के ददांगरे ब्लॉक में चिम्बोंग अपुल नामक गांव का दौरा किया तो यहाँ हमारी मुलाकात एक कृषि अधिकारी से हुई। ये गांव में सिर्फ नहीं है, हम लोग पूरे ब्लॉक में काम कर रहे हैं और ये ब्लॉक दादनगरे ब्लॉक के अंदर में 99 विलेजेस है। ये हम लोग का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पूरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने के लिए फार्मर लोग को हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ये धान आप लोग जो मेरे पीछे में देख रहे हैं और पूरा ये इलाका जो गांव में देख रहे हैं, सिर्फ धान सिर्फ नहीं है। ये धान को लगाया गया जून महीना में और अभी ये हार्वेस्ट हो रहा है और कुछ धान अभी समय लगेगा पकने के लिए। मेघालय गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ साल पहले 2015 में क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन को वो लोग लॉन्च किए थे, तो हम लोग का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से भी वो मोटो को सपोर्ट करने के लिए हम लोग ने भी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का नारा लगाया है, जिसका ऊपर में ये एनवायरनमेंट के लिए कुछ हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जब ये सीड लगाने का टाइम से हार्वेस्टिंग का और प्रोसेसिंग का टाइम तक ये कुछ भी फर्टिलाइज़र केमिकल जो हम लोग बोलते हैं उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो इस तरफ से एनवायरनमेंट का सेफ्टी भी होता है और ये ग्रीन कैंपेन जो बोलते हैं उसका भी सपोर्ट होता है। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऐसे होल मेघालय में, और जहाँ कुछ फर्टिलाइज़र यूज़ करने के लिए हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से भी जो वो लोग ने बोला है, तो ये बहुत सच है और बहुत सपोर्ट है क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन का। इसको आगे भी हम लोग लेके जा रहे हैं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। उत्तर पूर्व में खेती का सबसे दिलचस्प पहलू ये